आज हम हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन के तीसरे भाग जो कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए थे उसमें हमने कृषि और पशुपालन और शिल्प और उद्योग पर विस्तृत अध्ययन कर लिया था और आज के वीडियो लेक्चर में हम व्यापार और वाणिज्य के तहत अंतरराज्यीय या अंतरदेशीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत उस पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में मुख्य रूप से पत्थर, धातु और खाल आदि का व्यापार किया जाता था। हालांकि इनके शहरों में इनके द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती थी उनके लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। इनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय की प्रणाली पर आधारित था, अर्थात तैयार माल और संभावित अनाज के बदले में ये पड़ोस के क्षेत्रों से धातु खरीदते थे और ये जो इनके व्यापार का जो माध्यम होता था वो या तो नाव होती थी या बैलगाड़ी होती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जल और स्थल दोनों ही मार्गों के द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार करते थे। जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्देशीय या अंतर्राज्यीय व्यापार का संबंध है, तो हड़प्पा का जो अंतर्देशीय व्यापार है वो राजस्थान, बिहार, काठियावाड़, मैसूर, बिहार इनके साथ होता था। ये लोग राजस्थान में जो खिचड़ी की खाने हैं वहाँ से तांबा मंगवाते थे, जबकि बदख्शा से कीमती पत्थर और काठियावाड़ से सीपी, कौड़ी, शंख, मूंगा, मोती आदि मंगवाते थे। इसी प्रकार से जो नीलगिरी और मैसूर से ये लोग सोना और रत्न प्राप्त करते थे और बिहार से ये चांदी का आयात करते थे। इनका जो जल और स्थल दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था, क्योंकि लोथल से हमें एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि इनका जो सामुद्रिक जो व्यापार था वो काफी उन्नत अवस्था में था। इसके साथ ही खुदाई से हमको मिट्टी और कांसे की निर्मित रेलगाड़ियां के नमूने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि स्थल मार्ग पर उस समय बैलगाड़ियों, बैलों और गधों आदि को माल ढोने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। साथ में खुदाई से हमें जो मोहरें मिली हैं उस पर हमें जहाज और नाव के चित्र मिले हैं, जिससे जो जलीय व्यापार है उसकी भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। इनके आंतरिक व्यापार के संदर्भ में गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि सिंध के नगरों में जो शिल्पी है विक्रय के लिए वस्तुओं का निर्माण करते थे और वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार किया करते थे। सैंधव लोगों का विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। सैंधव निवासियों का विदेशी व्यापार ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि देशों के साथ होता था। सुमेर और उर से जो हमें मोहरें मिली है वो मोहरें सिंधु सभ्यता की मोहरों से समानता रखती है, जिससे पता चलता है कि सिंधु वासियों के सुमेरियों के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसी प्रकार से ईरान के अवशेषों में भी हमें कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मानी जाती है। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का यह अनुमान है कि सैंधव व्यापारी स्थल मार्ग से सोना, चांदी, टिन, शीशा इत्यादि जो बहुमूल्य जो पत्थर है उनकी खोज में अफगानिस्तान, ईरान और तुर्क के जो प्रदेश है वहां पर गए थे। इसके अलावा उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में उनको मदद मिली। उनके इस शहर में टाइगरिश नदी और यूफ्रेटस महानदी घाटी के लोगों से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से भी हमें कई हड़प्पा की मोहरों प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया के शहरी लोगों के द्वारा जो प्रयोग में लिए जा रहे थे सौंदर्य प्रसाधन उनकी द्वारा उनकी नकल की। हड़प्पा ने लापीज लजूली क्षेत्र में दूर दूर तक व्यापार किया और लापीज की बनी वस्तुओं ने शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठान में भी योगदान दिया। मेसोपोटामिया के दस्तावेजों
के अनुसार 2350 ईसा पूर्व के आसपास हमें मेलुहा, जो कि सिंध क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था, उसके साथ व्यापारिक संबंधों का संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमन और मकर नाम के दो जो मध्यवर्ती जो व्यापारिक स्टेशंस हैं उनका भी हमको उल्लेख मिलता है, और ये जो व्यापारिक स्टेशंस थे ये मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित थे। दिलमन की जो पहचान है ये फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की जाती है। साथ में ही हमें लोथल से भी कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जो बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी के कुछ स्थलों से जो मुद्राएं हैं उनसे समानता रखती है। इस आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि बहरीन के जो व्यापारी थे वो मेसोपोटामिया और सैंधव व्यापारियों के बीच में बिचौलियों का काम करते थे। इसी प्रकार से जो लोथल से में हमें ईरान की खाड़ी के अनुरूप ही मोहरें मिली है जो कि ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। अब हम बात करते हैं तोल और माप के साधनों की। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से हमें छोटे बड़े सभी प्रकार के बाट मिले हैं और इनमें एक निश्चित अनुपात है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाट चर्ट नामक सख्त पत्थर से बनाए जाते थे और इनमें कुछ आधुनिक जौहरियों के प्रयोग में आने वाले बाटों की तरह ही बहुत छोटे और कुछ इतने बड़े होते थे कि उनको उठाने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था। माप साधन भी प्रचलित था। इस काल से प्राप्त कुछ बाट घन के आकार के और कुछ गोल नुकीले होते थे और उनकी तोल में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का अनुपात है और सबसे अधिक 16 गुणज के बाट प्रयोग में आते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इस काल में तकनीकी रूप से ये लोग काफी उन्नत अवस्था में थे और चीजों को मापने और तोलने का इनको भली भांति ज्ञान था। तो इस तरह से हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो समृद्ध था और संपन्न था। मैंने अपने जो तीनों इन व्याख्यान के द्वारा सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने पहला जो लेक्चर था उसमें कृषि और पशुपालन पर, दूसरे जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने शिल्प और उद्योग पर, और तीसरे लेक्चर में हमने व्यापार और वाणिज्य का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया है।